हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी होली अच्छे से मन गई होगी और अब आप एग्जाम की तैयारी कर दें। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर क्लासेस। आज इस वीडियो में आपको यूनिट 4 कराने वाले हैं। बुक का नाम है शोध प्रविधि यानी कि रिसर्च मैथोलॉजी। पेपर कोड हो जाएगा G370। इसके बाद हमारी 2 यूनिट बचेंगी 5 और 6। उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। हो सकता है कल सुबह मॉर्निंग में आपको दे दूं उस वीडियो को। उसके बाद हम सेकंड पेपर जो होगा आपका, सेकंड पेपर की तैयारी करनी चालू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी चौथी यूनिट हो जाएगी गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड्स। इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में करीब 90+ क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। यदि आपने संपूर्ण वीडियो देख ली तो इस वीडियो में से आपको कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। जिस टाइम आप एग्जाम दोगे इस वीडियो से यानी कि इस चैप्टर से आप इसकी थ्योरी भी पढ़ कर जाएँ। आप एग्जाम देने जाओ तो गुणात्मक पद्धति की आप थ्योरी पढ़ कर जाओ, क्योंकि थ्योरी में से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। पहला क्वेश्चन है, शोध की वह पद्धति जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों को सामने लाना होता है कहलाती है। यानी कि शोध की वह कौन सी पद्धति है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों को सामने लाना होता है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गुणात्मक पद्धति। क्या गुणात्मक पद्धति कहलाती है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुणात्मक शोध पद्धति है, गुणात्मक शोध पद्धति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कौन कौन से? सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिक अध्ययन, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीयता, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? निम्नलिखित में से व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? डायरी, पत्र, जीवन इतिहास। डायरी, पत्र, जीवन इतिहास ये व्यक्तिक अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और सभी PDF जो भी हम आपको वीडियो कराएंगे, जो भी हम मॉडल्स पेपर कराएंगे, उनकी सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिनिष्ठता। क्या? व्यक्तिनिष्ठता ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पद्धति एक डैश अवधारणा है। तो पद्धति एक स्थिर अवधारणा है तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। क्या? स्थिर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? यदि आपको किसी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले उसमें अंडरलाइन कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? तो नैतिक आदर्श व मूल्य ये वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा नैतिक आदर्श व मूल्य। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है? ये किस वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन ने यह कथन कहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा? दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निदानात्मक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? यानी कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक घटनाओं की प्रकृति परिमाणात्मक होती है, जबकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। कौन कौन सी? परिवर्तनशील भी होती हैं और जटिल भी होती हैं, दोनों प्रकार की ये सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो 14वें का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में डैश तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन इतिहास तथ्य संकलन का डैश स्रोत है? जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 17, आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है? आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है? तो C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ आँखों का प्रयोग करना। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ हो जाएगा आँखों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड एवं हैट। किसने? गुड एवं हैट ने कहा है इसका कथन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवलोकन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक सामग्री का संकलन। यह एक अवलोकन की विशेषता नहीं है, बाकी सभी अवलोकन की विशेषता हैं। मानव इंद्रियों का प्रयोग, निष्पक्षता और प्रत्यक्ष अध्ययन, ये सभी अवलोकन की विशेषता हैं, जबकि ये विशेषता नहीं है द्वितीयक सामग्री का संकलन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? तो जॉन हावर्ड ने किया है। किसने? जॉन हावर्ड ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है? तो निर्जाति लेखन पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। तो 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अवलोकन द्वारा द्वितीयक सामग्री का संकलन किया जाता है, यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? तो मोजर ने यह कथन कहा है।
ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अवलोकन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक है। अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री तो वो विश्वसनीय है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 27, अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 28, अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है? अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सामग्री का। 29, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मोजर का। मोजर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किस विद्वान ने सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के समन्वित रूप से एवं मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड एवं हेड। 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुड एवं हेड। क्वेश्चन नंबर 31, किस विद्वान ने सामूहिक अवलोकन को नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकनों का एक मिश्रित एवं मध्यवर्ती रूप कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिन पाओ यांग ने। किसने? सिन पाओ यांग ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है। तो 32 का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 33, अवलोकनकर्ता को स्पष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है वह अवलोकनकर्ता होता है। अवलोकनकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है वह अवलोकनकर्ता होता है। तो 33 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 34, नियंत्रित अवलोकन से डिवाइस यानी उपकरण का प्रयोग नहीं होता है। नियंत्रित अवलोकन से डिवाइस उपकरण का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजमिति का प्रयोग। समाजमिति का प्रयोग, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 35, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक देशों के लिए नहीं किया जा सकता। 36, व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? तो व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग लिपले ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, लिपले। 37, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं हैं। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई का संपूर्ण अध्ययन, यानी ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38, कौन सी पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है? कौन सी पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिक अध्ययन। क्या? व्यक्तिक अध्ययन, इसका आंसर हो जाएगा। 39, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति द्वारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन का एक दोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन का एक दोष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमित अध्ययन। तो सीमित अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यह किसने कहा है? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र है। तो यह आपका वर्गेश ने कहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, वर्गेश। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिक अध्ययन में व्यक्तिक
तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है, यह कथन है तो यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि परिमाणात्मक विधि नहीं है, यह एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन के प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? इकाई का गहन अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन और व्यक्तियों का यानी कि व्यक्तित्वों का अध्ययन। व्यक्तित्वों का अध्ययन, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ये सभी। 47, किसने अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है? तो मोजर ने कहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मोजर। 48, सभी घटनाएं अवलोकन के योग्य नहीं होती। सभी घटनाएं अवलोकन के योग्य नहीं होती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीबी यंग का यह कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया है? यानी सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडमैन ने क्या है। किसने? लिंडमैन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 50, सहभागी अवलोकन का अभिप्राय सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों से है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई अन्य सदस्य होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एच मन का। किसका? पीटर एच मन का यह कथन हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। 51, किसने कहा है सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के एक सदस्य की तरह निकट हो जाता है तथा उनकी सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी एच मन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 52, अवलोकन में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपाय किए जा सकते हैं। विस्तृत अवलोकन योजना, अनुसूची का प्रयोग और प्राकल्पना का निर्माण। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। 53, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। 54, गुड एवं हैट ने किस अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा है। 55, किसने अनियंत्रित अवलोकन को परिशुद्ध अध्ययनों में उपयोगी माना है? तो इसका आंसर है पीबी यंग ने माना है, पीबी यंग। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 56, अनियंत्रित अवलोकन को असंरचित अवलोकन किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहोदा एवं कुक ने कहा है। किसने? जहोदा एवं कुक। 57, किसने अनियंत्रित अवलोकन को उपकल्पनाओं के परीक्षण में एक महत्वपूर्ण यंत्र माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड एवं हैट ने माना है। 58, सहभागी अवलोकन भाग है। तो सहभागी अवलोकन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। कौन कौन से? बी और सी। गुणात्मक अनुसंधान का, किसका? गुणात्मक अनुसंधान का, इथनोग्राफिक अनुसंधान का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, किस विद्वान ने कहा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो गुड एवं हैट ने क्या है? किसने? गुड एवं हैट। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्टन ने किया। किसने? मर्टन। 60,
किसी ने कहा एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के सामने यानी आमने सामने का मिलन कहा जाता है। यह किस विद्वान ने कहा है कि साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलने का कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.N. बसु ने। किसने? M.N. बसु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड एवं हेड ने माना है। 63, साक्षात्कार एक डैश प्रक्रिया है। तो साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 60, किसने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है? तो पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है? तो अप्रत्यक्ष संपर्क यानी अप्रत्यक्ष संपर्क यह साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है, जबकि ये सभी साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, अवलोकन का अवसर, अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यह असत्य है, यह यानी कि उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो औपचारिक साक्षात्कार को इन सभी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नियंत्रित, व्यवस्थित और नियोजित। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। 67, चुनावों में हिंसा के कारणों को जानने के लिए किया गया साक्षात्कार कौन सा है? तो वो निदानात्मक साक्षात्कार होता है। कौन सा? निदानात्मक। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 68, प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार किस प्रकार के साक्षात्कार के प्रकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संपर्क के आधार पर साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। तो वर्तमान समय में आमने सामने बैठकर किया जाता है, इंटरनेट द्वारा किया जाता है और टेलीफोन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार होता है? तो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञानों में रेडियो के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग करने का श्रेय किसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्टन। 72, जब साक्षात्कार किसी व्यक्ति यानी जब साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है तो उसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति पर जो किया जाता है तो वो साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 73, साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से साक्षात्कार के बारे में क्या असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है, इनमें से कोई असत्य नहीं है। 75, सूचना के स्रोत के प्रकार हैं। सूचना के स्रोत के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं। ऑप्शन सी इसका ए और बी दोनों होते हैं। 76, किस प्रकार की सूचनाएं क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती हैं? तो ये प्राथमिक सूचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि वे तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। तो ये PH मन ने कहा है। 78, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PV यंग ने। किसने? PV यंग। वो कौन कौन से स्रोत हैं? पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, ये PV यंग ने व्यक्त किया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, तथ्यों के स्रोत हैं। तो तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी इसका आंसर है, प्राथमिक, द्वितीयक और प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 81,
आत्मकथा एकत्र की जाती है? आत्मकथा एकत्रित की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी प्राथमिक स्रोत से और द्वितीयक स्रोत से आत्मकथा एकत्रित की जाती है। 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? तो डायरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख है? तो समाचार पत्र एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र। 84, प्राथमिक सामग्री में अधिक मौलिकता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है, तो यह सत्य है, यह कथन सत्य होता है। 85, अवलोकन, साक्षात्कार आदि प्राथमिक सामग्री के स्रोत हैं, तो यह सत्य है कथन। क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है, तो कुछ अंशों में सत्य है, यानी द्वितीयक जो सामग्री होती है वो अपर्याप्त होती है, तो कुछ अंशों में यह कथन सत्य होता है। क्या? सत्य। 87, जनगणना रिपोर्ट है, यह द्वितीयक तथ्य है। जनगणना जो रिपोर्ट होती है वो आपकी द्वितीयक तथ्य होती है। 88, भारत 2020 किस प्रकार का प्रलेख है? तो यह सार्वजनिक प्रलेख है। कौन सा? सार्वजनिक, भारत 2020। 89, प्राथमिक सामग्री अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको प्राथमिक सामग्री कहा जाता है। क्या? प्राथमिक सामग्री। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। 91, द्वितीयक विश्लेषण है, तो दूसरे ने संग्रह किए हैं, यानी कि दूसरे ने संग्रह किए हैं, इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण, यानी कि दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण, यह द्वितीय विश्लेषण होता है। 92, एक प्रोटोकॉल से यह सुनिश्चित होता है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार का अनुसरण, विशिष्ट मुद्दों को बताना जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके। विशिष्ट मुद्दों को बताना जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके। क्षेत्र नोट हेतु एक कॉमन फ्रेमवर्क होना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। 93, एक संगणना करने वाला प्राय आंकड़ों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा संग्रहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार। 94, द्वितीयक उपस्थित आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा समाहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी समाहित हैं। कौन कौन से? कार्यालय प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े और व्यक्तिगत प्रपत्र। 95, आंकड़ों के संग्रहण की संगणना विधि में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक इकाई और समग्र से संग्रहित किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको 95 क्वेश्चन कराएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा गणनात्मक पद्धतियाँ। क्या? गणनात्मक पद्धतियाँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, गणनात्मक पद्धतियाँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएं, और आप ये बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बता दें। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद साथियों।